जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एक और नए वीडियो में। तो आज के हम इस वीडियो में हिंदी रिवीजन का जो है पार्ट नंबर 6 लाए हैं। तो इस वीडियो से पहले आपने पहले का जो वीडियो नहीं देखा है तो वो आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर से जा कर के देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो यहाँ से चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल जो है दिया हुआ है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक के द्वारा लिखा गया, पुस्तक से लिया गया है। यानी जो नागरी लिपि है वह शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। अक्षर की कहानी से या भारतीय लिपियों की कहानी से या अक्षर कक्षा से या इनमें से कोई नहीं। तो जो नागरी लिपि जो है वो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें तो अगला प्रश्न दिया है कि मानव हमारी नींद शीर्षक कविता किस वाक्य संग्रह से लिया गया है। जो हमारी नींद है वह कहाँ से लिया गया है। दृष्टि चक्र की सृष्टा से या इसी दुनिया में या गलत पत्ते की चिट्ठी से या मन विहंगन से। तो जो हमारी नींद शीर्षक कविता है वह दृष्टि चक्र में सृष्टा से लिया गया है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि कवि के अंदेशों में कौन था। एक जन्मी दुश्मन, एक जानी दुश्मन, या एक नेता, या एक सन्यासी, या एक दोस्त। तो कवि के अंदेशों में जो था वह एक जानी दुश्मन था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और आपको ये बताना है कि जो ये पाठ से लिया गया है उस पाठ का क्या नाम है। इसका जो पाठ का नाम क्या है आपको वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजें कि इस पाठ का क्या नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है। यानी जो भगवान की कृपा दृष्टि होती है वह कहाँ रहती है। कवि के भाल पर, या कवि के ओठों पर, या कवि के नैनों पर, या कवि के कपालों पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कवि के नैनों पर। यानी भगवान की कृपा दृष्टि जो है वह कवि के नैनों पर विश्राम करती है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि कर्म का मानक आधुनिक रूप है। कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या है। कर्म, या कारण, या भाग्य, या कला। तो कर्म का जो है मानक आधुनिक रूप वो है कर्म, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कर्म। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि जीवनंदा दास किस भाषा के कवि हैं। जीवनंदा दास जो है वह किस भाषा के कवि है। हिंदी के, या उड़िया के, या बांग्ला के, या मराठी के। तो जो जीवनंदा दास है वह एक बांग्ला भाषा के कवि है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बांग्ला। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है। यानी जो कवि किसके स्वाधीन होने की बात करते हैं। फल के, दूध के, मिठाई के, या मदिरा के। तो जो कवि होते हैं वह मदिरा के स्वाधीन होने की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और यह सबसे आखिरी चैप्टर है। जो आखिरी चैप्टर
कविता पाठ का दिया गया है, उसी का आखिरी चैप्टर से यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कवि किसके स्वादहीन हो जाने की बात करते हैं। तो वह कहते हैं मदिरा को कि मदिरा स्वादहीन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि अशोक वाजपेयी लाशत्रुज में कितने दिनों तक रहे थे। यानी जो अशोक वाजपेयी थे वह लाशत्रुज में कितने दिनों तक रहे थे। 39 दिनों तक या 7 दिनों तक या 1 महीने तक या 20 दिनों तक। तो वो पूरे 1 महीने तक रहे थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि वह मूल ध्वनि जिसका खंड नहीं हो सके वह कहलाता है। यानी वह मूल ध्वनि जिसका खंड नहीं किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं। शब्द, वर्ण, स्वर या व्यंजन। तो उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए विकल्प में सर्वनाम शब्द का चयन करें। यानी इन चारों में सर्वनाम क्या है। खाना, पीना, सोना या आप। तो यहाँ पर जो आप है वह एक सर्वनाम है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। यानी इनमें से स्त्रीलिंग का बोध कौन कराता है। हंस, उल्लू, गिद्ध या चील। तो इन चारों में जो स्त्रीलिंग है वो है चील। चील जो है यह एक स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न देखिए तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। यानी महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। आध्यात्मिक शिक्षा या यांत्रिक शिक्षा या अहिंसा, प्रतिरोध या साक्षरता। तो महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और सबसे बढ़िया शिक्षा है वह है आध्यात्मिक की शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है अगला प्रश्न दिया है कि बाणी कब विष के समान हो जाती है। तो राम नाम के बिना बाणी विष के समान हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्य काल था। यानी जब रसखान का रचना काल था उस समय किसका राज्य काल था। अकबर का या हुमायूं का, जहांगीर का या औरंगजेब का। तो उस समय जहांगीर का राज्यकाल था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि कवि ने प्रजनय किसे कहा है। यानी कवि ने प्रजनय किसे कहा है। कृष्ण को या सुजान को या बादल को या हवा को। तो प्रजनय जो है वह बादल को कहा गया है। जो कवि थे घनानंद वो प्रजनय बादल को कहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे। प्रेमघन जो है वह अपना आदर्श किसे मानते थे। महात्मा गांधी को या विवेकानंद को या रविंद्रनाथ टैगोर को या भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो प्रेमघन जो है वह अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। यानी जो भारत माँ के श्रेष्ठ मुख का जो तुलना है वह किससे किया गया है। सूर्य से, कंचन से, पुष्प से, छाया युक्त चंद्र से। तो भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना जो है वह छाया युक्त चंद्र से किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन हैं। यानी मिट्टी की अबोध मूर्तें किन्हें कहा गया है। नेता को या जनता को या अधिकारी को या मंत्री को। तो जनता को मिट्टी की अबोध मूर्त के नाम से कहा गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि हिरोशिमा
यहाँ पर दिया गया है कि हिरोशिमा कविता किनकी चित्रण करती है। ऑप्शन ए में दिया है प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का, या आधुनिक सभ्य के विकास का, या प्राचीन सभ्यता के मानवीय विभीषिका का, या आधुनिक सभ्य के दुर्दांत मानवीय विविधता का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत मानवीय विविधता का। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। दीपशिखा से, या ग्राम्य से, या इन दिनों से, या चिंता से। तो जो एक वृक्ष की हत्या है वह इन दिनों से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ, यानी गरीब बस्तियों में क्या हुआ। कई शिशु पैदा हुए, दंगे, आजगनी और बमबारी, धमाके से देवी जागरण, और इनमें से कोई नहीं। तो गरीब बस्तियों में भी धमाके से देवी जागरण हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सृष्टि के विकास तथा प्रथमाक्षर क्या है, यानी सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षरण क्या है। सफलता हुई पहली मुस्कान, या विफलता के फल स्वरूप उत्पन्न क्रोध, या विफलता पर छलके आंसू, सफलता के लिए उत्साह। तो जो सृष्टि के विकास कथा का जो परमात्मा है वो है विफलता पर छलके आंसू, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई, यानी लौट कर आऊँगा फिर यह कविता किसके द्वारा लिखा गया। जीवनानंद दास के द्वारा, या विनोद कुमार शुक्ल, या प्रयाग शुक्ल, या कुंवर नारायण। तो लौट कर आऊँगा फिर यह जीवनानंद दास के द्वारा जो है प्रभावित किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है, यानी जो मेरे बिना तुम प्रभु पाठ है वह किस भाषा से अनुवादित है। अंग्रेजी से, या जर्मन से, या रूसी से, या फ्रांसीसी से। तो मेरे बिना तुम प्रभु जो है वह जर्मनी से अनुवादित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, यानी दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है। श्रीनिवास सातकोड़ी होता है, ईश्वर पेटलिकर, या सुजाता। तो दही वाली मगम्मा के लेखक है श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको और भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, तो वहाँ पर से जा कर के वीडियो के देख लीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।